अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं तवारिस और इर्तका। इसका हम लोग ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है पहले वो देख लें, फिर इस पर आए, ताकि आपको ये भी बराबर से और वो चीज़ भी तसलसल आपका कायम रहे, आपको दोनों चीज़ें समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तवारिस और इर्तका का जो दूसरा पार्ट है उसमें हमारा पहला जो हिस्सा है वो है इर्तका। इर्तका किसे कहते हैं? इर्तका यानी मरहलावार तरक्की। ये अमल बहुत ही सुस्त रफ्तार और जानदारों की तरक्की ज़ाहिर करने वाला है। ये अमल बहुत सुस्त रफ्तार होता है और जानदारों की तरक्की को ज़ाहिर करता है। अगर हम लोग इंसान की तरक्की देखें तो वो बहुत लंबे अरसे पर मुहित है, जिसमें उसने अपनी जिस्मानी और ज़हनी तरक्की धीरे धीरे की है। और आज वो पत्थर के ज़माने से, जहाँ वो पत्थर से काम करता था, वहाँ से लेकर तो वो आज लैपटॉप और स्मार्टफ़ोन तक आ गया है। ये जो तरक्की है, तरक्की की रफ्तार बहुत सुस्त है, लेकिन इससे इंसान जानदारों की तरक्की क्या हो रही है, इससे ज़ाहिर होती है। इस अमल को हम लोग इर्तका कहते हैं। दूसरा देखिए, कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक जानदारों की इम्तियाजी खसूसियात कई नस्लों तक तब्दीली के मरहले से गुजरने के बाद जिस अमल की वजह से नया जानदार वजूद में आता है, इसे इर्तका कहते हैं। अब ये कुदरती इंतखाब का नज़रिया है नेचुरल सिलेक्शन का, ठीक है। इसके बारे में हम लोग सबक में पढ़ने वाले हैं आगे। तो यहाँ इतना समझ लीजिए आप कि एक नस्ल से जब नए जानदार पैदा होना शुरू हो जाते हैं ना, तो उस अमल को हम लोग इर्तका कहते हैं। साइंस के हिसाब से जैसे बंदर से धीरे धीरे इंसान बन गया तो नया जानदार बन गया ना, तो इस अमल को क्या कहेंगे? तरक्की कहेंगे, कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक। लेकिन ठीक है, अब ये तकरीबन 3.5 अरब साल पहले ज़मीन पर किसी भी जानदार का वजूद नहीं था। 3.5 अरब साल पहले किसी भी जानदार का वजूद नहीं था ज़मीन पर। इससे पहले की अगर बात करें तो साइंस में एक थेरी है जिसको हम लोग बोलते हैं बिग बैंग थेरी, ठीक है। यानी ज़बरदस्त धमाका। उस धमाके में क्या हुआ था कि गैलेक्सी जो है, मतलब जो कायनात है, वो एक दूसरे से टकरा गई और बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका होने से बहुत सारी कायनातें जो है वो वजूद में आ गई, ठीक है। इस थ्योरी को हम लोग बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। आपकी किताब में भी इसके बारे में दिया है कि इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन निकालो इसके बारे में। तो बहुत सारी कायनातें पैदा हो गई और कायनात पैदा होने के बाद में वहाँ से फिर हमारी ज़मीन भी बनी और फिर बाद में वहाँ से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। तो अब ये दूसरी चीज़ इसमें तकरीर हयाती ज़िंदगी के आगाज़ में बहुत ही सादा माया तैयार हुआ होगा। मतलब एक सादा माया तैयार हुआ होगा, वहाँ से ज़िंदगी शुरू हुई होगी। फिर इससे नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कबात तैयार हुए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मुरक्कबात जैसे प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड बने होंगे। इस तरह मुख्तलिफ़ नामियाती और गैर नामियाती सादा मुरक्कब के मिलाप से बुनियादी खलिया तैयार हुआ होगा। एतराफ़ की कीमियाई माहौल से मिलकर इनकी तादाद बढ़ गई होगी। खलिए में कुछ फ़र्क वाक़ हुआ होगा और कुदरती इंतखाब के नज़रिए के मुताबिक कुछ जानदारों की नशोनुमा अच्छी तरह हुई होगी, जबकि जो जानदार अपनी एतराफ़ के माहौल से हम आहंग ना कर सके होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। मतलब इसके मुताबिक क्या हो रहा है कि एक सादा माया तैयार हुआ होगा, फिर प्रोटीन वगैरह पेचीदा प्रोटीन तैयार हुआ होगा, फिर ज़्यादा खलिए वाले जानदार कोई बने होंगे। फिर उसके बाद में जो माहौल के मुताबिक कुदरती नज़रिए के मुताबिक क्या है कि जो माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल सका होगा तो वो बच गया होगा। जैसे डायनासोर है, माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल नहीं सके तो वो ख़त्म हो गए। लेकिन बाकी के जो जानदार है वो माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल सके तो उनकी नस्लें आज तक आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपका दूसरी चीज़ है, फ़िलहाल दुनिया में फ़िलहाल ज़मीन पर नबाता और हैवानात की करोड़ों किस्में आप देखते हो। बहुत सारी किस्में नज़र आती है हमको। शक्ल और साख्त के लिहाज से इनमें तनु पाया जाता है, खुर्द या खुलवी अमीबा। देखो बहुत सारे अलग अलग शक्लों के साख्त के तनु मतलब फ़र्क होता है ना, तनु का मतलब फ़र्क होता है, मतलब अलग अलग फ़र्क के आपको जानदार नज़र आएंगे ज़मीन पर, ठीक है। तो खुर्द यानी यखुलवी सबसे छोटा, अमीबा और पैरामीशियम से लेकर, अमीबा और पैरामीशियम इसके बारे में आपने पढ़ चुके हैं पिछली जमातों में, से लेकर व्हील मछली तक इनकी वसत है। यानी बहुत बड़ा जानदार है व्हील मछली,
तो यहाँ तक के अमीबा पैरामीशियम से लेकर ये समुद्र की बात करें या पानी की बात करें तो इतनी वसत है। नबातात में देखें तो क्या हो रहा है, प्रोरिला ये एक यखुलवी जो है वो काई है, इससे लेकर तो बरगद तक और दरख्त के बेशुमार नबातात की किस्में ज़मीन पर मौजूद है। मतलब ये इनके दरमियान बहुत सारी नबातात आप ज़मीन पर देखते हो उसमें, है ना। फिर ज़मीन पर चारों तरफ ख़त्े इस्तिवा से लेकर दोनों कुतबैन तक जानदार नज़र आते हैं। हवा, पानी, ज़मीन, चट्टान, हर तरफ जानदार आपको नज़र आएंगे। और उसके बाद में ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, इसमें तनू कहाँ से आया, जानदारों की इब्तिदा और इनकी तरक्की पर आज तक मुख्तलिफ़ नज़रियात कायम किए गए। इनमें जानदारों का इर्तका या जानदारों की मलहरावार तरक्की, इस नज़रिए को तमाम लोगों की हिमायत हासिल है। यानी इतने सारे जानदार कहाँ से आए होंगे, क्या हुआ होगा, इसके बारे में बहुत सारे लोगों के अलग अलग तजस्सुस हैं। लेकिन जो ये इर्तका का नज़रिया है कि यानी एक खलिया माया बना होगा पानी में, फिर वहाँ से धीरे धीरे पूरे जो जानदार बने होंगे, इस नज़रिए को तमाम लोगों ने कबूल किया हुआ है। अब देखिए इर्तका का नज़रिया क्या है जिसको सब ने लोगों ने कबूल की है ना। इस इर्तका के नज़रिए के मुताबिक हयाती मादा समुंदर में पैदा हुआ होगा, तवील मुद्दत के बाद इस मादे से यकुलवी जानदार की पैदाइश हुई होगी। यानी एक जो जानदार है अमीबा, वो पहले पानी में पैदा हुआ था, फिर उससे मुख्तलिफ़ किस्म के नबातात और उनके अंदर प्रोटीन वगैरह पैदा होने से, अलग अलग चीज़ें पैदा होने से, फिर माहौल के हिसाब से ढलने से अलग अलग जानदार और उनकी नई नई अनवा मतलब किस्में बनी होगी जानदारों की। और जो जानदार माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाल लिए होंगे वो बच गए होंगे, जो नहीं ढाल पाए होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। तो इस तरक्की व तब्दीली का वक्फा 300 करोड़ साल पर मुहित है। मतलब बहुत अरसा लगा हुआ है, 300 करोड़ साल से ये चीज़ें हो रही हैं। तो जानदारों में ये तब्दीली व तरक्की हमाजहत और हम सिमती होती है और इससे बेशुमार किस्म के जानदार वजूद में आते हैं। मतलब ये तरक्की में बहुत सारे जानदार निकल कर अलग अलग किस्मों के बन जाते हैं। इन तमाम अफ़ाल को मलहरावार तरक्की या इर्तका कहते हैं और इसी को मलहरावार तरक्की या इर्तका कहते हैं। जो मुनज़्ज़म इर्तका है मुख्तलिफ़ तश्कीली व आफ़ाली खुसूसियात के हामिल मौरूस से नबातात और हैवानात में बतदरीज तरक्की इर्तका कहलाती है। मतलब ज़रूरत के मुताबिक जो तरक्की बनती जाती है और अलग अलग किस्में पैदा हो जाती है, खुसूसियात उसमें आती जाती है, उसे हम लोग इर्तका कहते हैं। अब देखिए इर्तका के, अब हम लोग कैसे इसके मानेंगे कि ये ऐसा ही हुआ होगा, तो उसके कुछ सबूत हैं इर्तका के सबूत देख लेते कि मंदरजा बाला नज़रिए को इस्तेमाली तौर पर हम ऐसा कह सकते हैं कि इर्तका एक मुसलसल होने वाला मुकम्मल अमल है। मतलब ये कंटिन्यूसली चलता है, ये तो हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसे साबित करने के लिए सबूत दरकार है। तो दर्ज झेल नज़रिए की हिमायत में कई सबूत मौजूद हैं जो हस्ब झेल है। तो इस नज़रिया जो इर्तका का नज़रिया है, इसके लिए बहुत सारे सबूत हैं जो हम लोग अभी देखेंगे कि क्या वो क्या क्या सबूत है, इसके लिए सबूत भी पेश किए गए हैं। तो इसमें पहला है कि शक्लियाती सबूत। देखो यहाँ पर जो ये जानदार हैं इनकी शक्लें सिमिलर है, करीब करीब एक जैसी दिखती हैं, है ना। दरमियान में आजू बाजू दो आँख है और दरमियान में मुंह है, कान इनके हैं, कोई कान खड़े हैं, लटके हैं, हल्का सा फ़र्क है, लेकिन बाकी शक्लें आप देखो तो एक जैसी दिखती हैं। तो इसको कहते हैं शक्लियाती सबूत, एक जैसे नज़र आते हैं जो। दूसरा अगर हम लोग सबूत देखें तो तशरीही सबूत है। इसके बारे में आपको सवाल भी है, ये इम्पोर्टेंट भी है। तस्वीर का बगौर मुशाहिदा कीजिए, मुशाहिदा करें तो इंसानी हाथ, बैल का पैर, चमगादड़ का पंख और व्हील मछली के ज़नफ़े में कोई यकसानियत नज़र नहीं आती। इस तरह इनका आगाज़ कोई यकसानियत नज़र नहीं आती। इस तरह इनका आगाज़ जानदारों में इस्तेमाल भी मुख्तलिफ है, इसलिए इनकी साख भी अलग है, लेकिन हर एक जानदार के उज़ू में हड्डियों की बनावट और जोड़ियों में मुमासलत नज़र आती है। मतलब जो ये इंसान का हाथ है, बैल का पैर है और चमगादड़, इसकी चीज़ देखोगे ना आप जब तो ये अलग अलग दिखेगा, लेकिन इसकी हड्डी की बनावट देखोगे ना अंदर, अगर इसका ऊपर से जो गोश्त निकाल दें और हड्डी देखें तो सिर्फ उसमें काफ़ी यकसानियत नज़र आएगी। तो इससे भी पता चलता है कि इनके जो आबा व अजदाद होंगे वो एक ही होंगे।
ठीक है, एक ही चीज़ से ये सारे जानदार जो है वजूद में आए होंगे। अब देखो आसारी आज़ा किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी एक सबूत है इर्तिका का कि जानदारों में तनज़्ज़ुल पज़ीर या नामुकम्मल नमू याफ्ता गैर फ़ाल उज़ू या हिस्से को आज़ारी आज़ा कहते हैं। मतलब आसारी आज़ा किसे कहेंगे कि जो नामुकम्मल तरक्की याफ्ता है, जिसकी तरक्की रुक गई है, ऐसे आज़ा को हम लोग आसारी आज़ा कहेंगे। तब्दील पज़ीर या मुख्तलिफ माहौल में ज़िंदा रहने के लिए जानदारों में अचानक कोई नया छोटा हिस्सा या उज़ू पैदा नहीं होता। मतलब जानदार में माहौल के हिसाब से कोई अचानक से कल के कल या आज के आज कोई ऐसा उज़ू नहीं पैदा हो जाएगा। जैसे हम लोग बर्फ़ में रहने चले गए तो हमारे ऊपर बाल नहीं उग जाएंगे ज़्यादा, तो अचानक नहीं होता, बहुत लंबा अरसा लगता है। तो पुराने ही उज़ू में से सिलसिलावार तब्दीली होती है। जो हमारे पास पुराना उज़ू है उस पर सिलसिलावार से तब्दीली होती है। अक्सर जानदारों की जिस्मानी तश्कील एक मखसूस माहौल के लिए मुनासिब होती है, लेकिन मुख्तलिफ माहौल के लिए वो नुकसानदा होती है। तो अलग अलग, जैसे ऊँट रेगिस्तान में रहता है तो वो बर्फ़ में रह नहीं सकता, क्योंकि बर्फ़ में फिर उसको ज़्यादा वो होगा, गर्मी के हिसाब से उसका बदन जो बॉडी है वो ऐसी बनी हुई है। तो माहौल के हिसाब से होता है, और एक माहौल के लिए फ़ायदा मंद है तो दूसरे माहौल के लिए वो नुकसानदा होती है। ऐसी हालत में कुदरती इंतखाब के अमल से ऐसे उज़ू नापायद हो जाते हैं। तो ऐसा कोई उज़ू है जो हमारे अंदर पुराना कोई नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, तो वो उज़ू जो है वो नापायद हो जाते हैं। इसको ही हम लोग आसारी आज़ा कहते हैं। ऐसे उज़ू को नापायद होने के लिए हज़ारों साल दरकार है। जैसे हम लोग अगर बात करें तो इसमें देखो, यहाँ आपको शक्ल में बड़ी आंट, छोटी आंट दिख रही है और नीचे अपेंडिक्स दिख रहा है। अपेंडिक्स जो हमारे अंदर है, इंसान के अंदर, ये आसारी उज़ू है। आसारी उज़ू क्यों है? ये आसारी उज़ू का अगर आपको सवाल आए तो आप ये तारीफ़ लिख सकते हो। जो नामुकम्मल नमू याफ्ता उज़ू होते हैं उसे आसारी आज़ा कहते हैं, ये तारीफ़ हो गई। उसके बाद ये मिसाल दे सकते हो कि अपेंडिक्स जो है वो आसारी उज़ू है। क्यों आसारी उज़ू है? क्योंकि देखो, अगर जुगाली करने वाले जो जानदार हैं वो ज़्यादा सेलुलोज खारिज करते हैं, और ये अपेंडिक्स जो है वो सेलुलोज की जो मकदार है उस पर कंट्रोल रखता है। लेकिन हम लोग तो जुगाली करते हैं ना, तो ये हमारे कोई काम का नहीं है। लेकिन बैल और दूसरे जो जानदार हैं जो जुगाली करते हैं उनके लिए काम का है। फिर ये दुमदराज हड्डी मतलब रीढ़ की हड्डी के निचला जो हिस्सा है, ये भी हमारे अंदर एक्स्ट्रा है। फिर उसके बाद में अक्ल दाढ़ जो है, लास्ट वाली दाढ़, जो ना चबाने की है ना कोई चीज़ की काम की है, तो ये भी आसारी उज़ू है। फिर ये जो कान का जो हिस्सा है ये भी आसारी उज़ू है। कान का हिस्सा दूसरे जानदार में, बंदर वगैरह में या दूसरे जानदार में कान हिलाने और दूसरे काम आता है, हमारे लिए ये कोई काम का नहीं है। तो ये एक सबूत हो गया इर्तिका का। इसके बाद में चौथा सबूत है रकाज़ी सबूत। रकाज़ी सबूत के क्या किसे कहेंगे कि देखो, आपके जहन में सवाल उठा होगा कि करोड़ों साल पहले जो चीज़ बनी है, जानदार आए हैं, वो कैसे, उसको अभी तुम लोग को कैसा पता चल गया करोड़ों साल पहले जानदार आए? तो ये राज ज़मीन के सीने में दफन है। सैलाब, ज़लज़ले, आतिश जैसी आफतों की वजह से कसीर तादाद में जानदार दफन हो जाते हैं। इन जानदारों के जिस्म के बाक़ियात नक्श ज़मीन के अंदर महफूज होते हैं। उन्हें रकाज़ात यानी फसिल्स कहते हैं। इन रकाज़ात का मुताला इर्तिका के मुताले का एक अहम जुज़ है। मतलब ये रकाज़ात का मुताला करना, जो पुराने ज़माने से दफन हो गया है। हड़प्पा की खुदाई में कैसा बहुत सारी चीज़ें मिली, आपने पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये जो पुराने चीज़ें मिलती है ज़मीन के अंदर से, उससे ही इसको ही एविडेंस माना जाता है, इसको ही सबूत माना जाता है कि ये इतना पुराना हुआ होगा। वो पुराना होने के लिए हम लोग तारीख़ का भी पता करते हैं। इस तरीके से चीज़ें ज़मीन के अंदर निकल कर आती हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रकाज़ी सबूत, जो ज़मीन के सीने से अपने को मिलता है। अब देखो, इसके लिए रकाज़ी सबूत के लिए कुछ यहाँ पर आपको बातें समझना होगी। जब हैवानात या नबातात मर जाते हैं तो इनमें कार्बन जज्ब करने का अमल रुक जाता है। यानी कार्बन पहले जज्ब होता रहता है, लेकिन मरने के बाद नहीं जज्ब होता। तो इसमें क्या होता है, मोटा मोटा ये है कि C14 और C12 बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये C14 और C12 का जो तनासुब है मुस्तकिल ना रहकर मुसलसल तब्दील होता रहता है। और फिर इसके बाद में क्या होता है, किसी हैवान या पौधे के ख़त्म होने के बाद का ज़माना इनमें मौजूद
C14 की फालियत और C12 और C14 की तनासुब मालूम करने के ज़माने की पैमाइश करते हैं। मतलब ये जो C12 और C14 ये जो कार्बन की दो शक्लें हैं, इनके तनासुब के बिना पर हम लोग कार्बन डेटिंग करते हैं। इसको कार्बनी पैमाइश ज़मा कहते हैं, कार्बन डेटिंग। यानी कार्बन की कितना पुराना ये इसके तनासुब से पता चलता है कि कितना पुराना कार्बन होगा, कितना टाइम लगा होगा इसको इतना होने ऐसा आने में। तो उसके ज़रिए से ये इल्म हो जाता है कि रकाज़ात इंसानी नस्ल में आसारी अज़ा और रकाज़ात और दूसरी दस्ती तहरीरों का ज़माना मुकर्रर करने के लिए किया जाता है। मतलब ये कार्बन डेटिंग के ज़रिए से ना ये लिखावट कब की होगी या इंसान का कौन सा ज़माना होगा, कौन से रकाज़ात कब के होंगे, ये सब चीज़ें पता करने के लिए कार्बन डेटिंग बहुत अहम है। इस किस्म की तकनीक के ज़रिए रकाज़ात का ज़माना मुतय्यन करने के बाद उन्हें ज़माने की पैमाइश के मुताबिक एक जदौल में तरतीब देकर इस वक्त मौजूद जानदारों की मालूमात हासिल करना आसान होता है। और इसके ज़रिए ही पता चलता है आजकल अगर हम लोग देखें तो कोई इंसान अगर मर जाता है तो वो कितना पहले मरा ये भी पता करने के लिए उसके अंदर जो कार्बन की मिकदार है C12 C14 की, इसके ज़रिए से ही पता लगाया जा सकता है कि वो इसको उसकी मौत का वक्त क्या है या टाइम क्या है। कार्बन डेटिंग से ही हम लोग पता लगाते हैं। ठीक है, तो इसको कार्बन डेटिंग के बारे में जो ये साइंसदां है, कार्बनी उम्र की पैमाइश तरीका कुदरती कार्बन 14 और की तापकाश हुआ पर मुनस्सिर होता है। मतलब इसके अंदर से जो तापकाश हुआ निकलती है उस पर मुनस्सिर होता है। इस पर ये इन्होंने ये साइंसदां को 1960 में इल्म कीमिया के इनाम से भी नवाजा गया है। ठीक है, ये एक आपकी किताब में साइंसदां का तारुफ दिया हुआ था। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है कि देखो अब अगर हम लोग देखें कार्बन डेटिंग की बात करें कि कार्बन डेटिंग से तो तह दर तह ज़मीन के अंदर जो जानदार दफन हो जाते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि कौन से ज़माने को होगा। देखो अगर हम लोग यहाँ पर जो शक्ल देखें तो कदीम ज़माने का कदीम जानदारों का ज़माना दिख रहा है। ये गैर फिक्रियों का दिख रहा है। गैर फिक्री किसे कहते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जैसे मछली, जलथलीए और रेंगने वाले, है ना। तो धीरे धीरे देखो ये बढ़ता जा रहा है, रेंगने वाले तक पहुँच गया, यानी फिक्रियों तक पहुँच गया है ऊपर, और परिंदे और पस्तानियों तक पहुंच गया। ये दरमियानी ज़माना और ये जदीद ज़माना है जो परिंदे और पस्तानियों तक पहुंच गया है। तो इसके ज़रिए से ये तह दर तह जो ज़मीन में दफन हो गए, तो इससे पता चलता है एक चीज़ कि गैर फिक्रिये जो है उनसे ही फिक्रिये बने हैं। यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानदार से ही रीढ़ की हड्डी वाले जानदार बाद में बने होंगे। अब इसके बाद में है दरमियानी कड़ी। दरमियानी कड़ी किसे कहते हैं? ये आपका ये भी एक सबूत है कि कुछ नबातात और हैवानात में चंद जिस्मानी निशानियां ऐसी होती है जिनकी बुनियाद पर इनका दूसरे दो मुख्तलिफ ग्रुप से ताल्लुक़ जोड़ सकते हैं, इसलिए उन्हें दरमियानी कड़ी कहते हैं। मतलब दो ग्रुप है, जैसे जलथलीए का ग्रुप है और या कोई दूसरा और ग्रुप है, तो वो दोनों के दरमियान में जब नस्ल तब्दील हुई होगी तो एक तो कोई ऐसी चीज़ होगी, एक तो कोई ऐसा जानदार होगा जिनमें दोनों की खुसूसियत होगी, यानी जलथलीए की भी होगी और उसके ऊपर वाला जो नस्ल बन रही है उसकी भी खुसूसियत होगी। जैसे यहाँ पर देखो हम लोग एक मिसाल लेते हैं लंग फिश की। ये लंग फिश है, इसके अंदर क्या होता है, ये दरमियानी कड़ी है। लंग फिश मछली होने के बावजूद फेफड़ों से सांस लेती है। मतलब ये मछली है लेकिन ये फेफड़ों से सांस लेती है। ये हैवानात पस्तानिए से ताल्लुक़ रखने के बावजूद रेंगने वाले हैवानात से और जलथलीए हैवानात मछलियों की जमात से इर्तका पजीर होने की इशारा करता है। मतलब ये जब हैवानात है रेंगने वाले और जलथलीए दोनों मछली होने के बाद दोनों के दरमियान की कड़ी है कि ये यहाँ से जलथलिया जो है वो रेंगने वाला जो है वो जलथलिए में तब्दील हुआ होगा। तो ये इस तरीके से दो नस्लों के दरमियान की दो ग्रुप को जोड़ने वाली कड़ी को हम लोग क्या कहेंगे? दरमियानी कड़ी कहेंगे। ऐसे बहुत सारे जानदार आपको और मिलेंगे। तो ये इसकी एक मिसाल हो गई लंग फिश। इसके बाद में आपका ये छठा सबूत है, आखिरी इतना ही है आपके छठा सबूत है कि दाएं जानिब दी हुई शक्ल में
फ़िक्री हैवान की मुख्तलिफ़ नस्लों के जैन का तकाबुली जायज़ा लें तो इब्तदाई मरहले में इनमें बहुत सारी यकसानियत नज़र आती हैं, जबकि अगले मरहले में ये मुमासलत कम होती जाती है। इससे ये नतीजा अखज़ किया जाता है कि तमाम जानदारों का इर्तिका एक ही जत्ते से हुआ होगा। देखो यहाँ ऊपर जब आप देखोगे पहली शक्ल में तो एक जैसा नज़र आ रहा है, फिर जैसे दूसरे मरहले में देखोगे तो तब्दील होता जा रहा है, फिर तीसरे मरहले में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, मछली से लेकर तो इंसान तक पहुँच गया है। तो ये जो तरतीब है, अगर हम लोग इसको देखें तो जैनियाती सबूत देखें, जो जीन्स के सबूत देखें, तो इससे पता चलता है कि जो इर्तिका हुआ है, ये सारी जो नस्ली तब्दीलियाँ हुई है, ये एक ही किस्म के जिद से हुई रहेगी, यानी एक ही किस्म के जुज़ से इसकी तब्दीली हुई होगी। इस जो वीडियो में है, ये इस वीडियो में आपको इतना ही है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।